हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आरसीसी कॉलम के अंतर्गत एक पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जिसमें जो है आपको यहाँ पे जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया आप लोगों को कि रेनफोर्समेंट जो होता है कॉलम में वो दो प्रकार से दिया जाता है, एक लंबिका छड़ के रूप में और एक जो है पार्श्व प्रबलन के रूप में। और पार्श्व प्रबलन के रूप में दो प्रकार से व्यवस्था होती है, एक स्वतंत्र छल्लों के रूप में, एक स्पाइरल बार के रूप में। तो स्वतंत्र छल्लों के रूप में जो हम जो पार्श्व प्रबलन की व्यवस्था करेंगे तो उसके बारे में तो हम सीधे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जब कॉलम में यहाँ पे अब ड्राइंग बनाया गया है, जब कॉलम में स्पाइरल रेनफोर्समेंट की व्यवस्था की जाती है तो उसके जो है ऊपर कुछ यहाँ कॉन्सेप्ट हैं, उसको हम समझते हैं। टॉपिक हमारा है कुंडली या सर्पिल छड़, स्पाइरल बार। पॉइंट्स हमारा यहाँ ये है कि पार्श्व प्रबलन के रूप में जब स्तंभों में सर्पिल छड़ों की व्यवस्था की जाती है तब स्तंभ की सामर्थ्य सामान्य स्तंभ से 5% अधिक बढ़ा ली जाती है। राइट, 5% जो है सामर्थ्य को बढ़ा ली जाती, कब? जब स्पाइरल बार यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। और सर्पिल छड़ों की व्यवस्था के अंतर्गत स्तंभ की सामर्थ्य 5% तभी बढ़ाई जाएगी जब सर्पिल छड़ों तथा कोर के आयतन का अनुपात निम्न समीकरण को संतुष्ट करे। तो हमें यह निम्न समीकरण संतुष्ट करना, या हमारा समीकरण जो है, पॉइंट्स हमारा है सर्पिल प्रबलन का आयतन इकाई ऊंचाई में अपान कोर कंक्रीट का आयतन इकाई ऊंचाई में ग्रेटर देन या इज इक्वल टू AG अपान AK -1 इंटू FCK अपान FY। इस तरह से इतना समीकरण हमारा है। यदि समीकरण हमारा संतुष्ट होता है, यानी कि हमारा बायां पक्ष अधिक होता है दाएं पक्ष से, तो इस समय जो है हम इस कॉलम की, यानी जब स्पाइरल बार लगाया गया है तो इस कॉलम की सामर्थ्य को हम सामान्य जो है कॉलम की अपेक्षा 5% बढ़ा के रखेंगे। स्पाइरल बार जब प्रयोग किया गया है तब इसको आपको जब न्यूमेरिकल बताएंगे समझ में आएगा। फिलहाल अभी हमें यहाँ पे इस समीकरण में जो होने वाले, जो प्रयोग होने वाले जो पद है, इन पदों के बारे में जानना है। ठीक है, तो पॉइंट्स को समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। आगे जो है यहाँ हमारा जो समीकरण है, समीकरण जो पहला पद हमारा है सर्पिल प्रबलन का आयतन इकाई ऊंचाई में। यहाँ सर्पिल जो प्रबलन है, यानी सर्पिल छड़ जो है, इसका आयतन कैसे निकालना है इकाई ऊंचाई में, इस बात को हम समझते हैं। पॉइंट हमारा है सर्पिल प्रबलन का आयतन इकाई ऊंचाई में। आइए, तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पे कुछ पॉइंट समझ लीजिए। पॉइंट्स हमारा है यहाँ पे, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बता भी दिया गया है कि हमारा जो है ये कॉलम स्तंभ है, स्तंभ की कंक्रीट का कोर है यहाँ पे। इसके बाद जो है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्य छड़ का प्रयोग किया गया है, इसको लंबिका छड़ भी कहते हैं। लंबिका छड़ के चारों तरफ जो है यहाँ पे स्पाइरल बार का पार्श्व प्रबलन किया गया है। यहाँ पे कुल व्यास D है और यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो मुख्य छड़ है, मुख्य छड़ के किनारे से लेकर कंक्रीट किनारे की जो बीच की दूरी है वो हमारा क्या है, कबर है। मुख्य छड़ से जो है कंक्रीट किनारे की जो दूरी है वो हमारा क्या है, कबर है। लेकिन उस कबर में जब हम स्पाइरल बार प्रयोग करेंगे तो स्पाइरल बार की मोटाई यहाँ पे क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो स्पाइरल बार के बाहरी किनारे से लेकर इस किनारे तक की जो दूरी को क्या बोलते हैं, कोर का व्यास कहते हैं। इसके बारे में बता दिया गया है। यानी कोर के व्यास हमें पता करना है, कैसे पता करेंगे, कुल D में से, यानी कुल व्यास में से हम लोग पहले इधर कवर निकालें, यहाँ कवर निकालें, 2 कवर निकालेंगे। और 2 कवर निकालने के बाद हमारा जो है छड़ के इस किनारे से छड़ के इस किनारे के बीच दूरी बच जाएगी, यहाँ से दूरी बच जाएगी। अब इस दूरी में से इस दूरी में यदि हम मोटाई यहाँ सर्पिल छड़ का जो व्यास है, एक फाई यहाँ जोड़ दे, एक फाई यानी एक व्यास यहाँ जोड़ दे, तो आराम से हमारा DK निकल जाएगा। तो DK इक्वल टू कितना होगा, DK इक्वल टू हमारा, यानी पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं कोर का व्यास। कोर का व्यास हमारा जो पॉइंट होगा, कोर का व्यास इक्वल टू स्तंभ का कुल व्यास माइनस 2 शुद्ध आवरण प्लस सर्पिल छड़ का 2 व्यास। DK इक्वल टू D - 2 कबर प्लस 2 इंटू फाई ऑफ स्पाइरल बार। तो आपको इस ड्राइंग से पॉइंट समझना है DK कैसे बनाया गया है। अब इसके बाद जो है आइए आगे देखते हैं। यानी हमारा जो समीकरण है उस समीकरण में जो हमारा पॉइंट है सर्पिल छड़ प्रबलन का आयतन, इसमें हमें DK निकालना है। DK निकालने के बाद आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट और समझना है। दूसरा पॉइंट देखा जाए, दूसरा पॉइंट हमारा है एक पिच ऊंचाई में सर्पिल छड़ की लंबाई। यानी जब हम एक स्पाइरल बार, यानी अब यहाँ देख सकते हैं कि जब यहाँ पे स्पाइरल बार एक बार लपेटा गया है, एक रस्सी के नुमा लपेटा गया है, तो एक बार रस्सी लपेटने पर जो है जानते हैं कि अब यहाँ से यानी एक जो है राउंड से दूसरे राउंड तक पहुंचने की जो दूरी क्या होती है, पिच कहलाती है। जैसा कि आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ड्राइंग बनाया गया है। यहाँ पे एक राउंड से दूसरे राउंड तक पहुंचने में जो है जो सीक्वेंस लागू होगा, फ्रीक्वेंसी लागू होगी, उसे पिच बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे आपका पॉइंट जानना है, पॉइंट ये जानना है कि यहाँ पे एक पिच दूरी जो है कवर करने में कितना छड़ लपेटा गया है। तो आप इसको इमेजिन करें कि नीचे हमारा एक राउंड शेप का बेस हो जा रहा है और साथ साथ इसकी ऊंचाई बन रही है। तो यहाँ पे जो है जो राउंड शेप का बेस है, तो एक राउंड शेप की बेस कुल लंबाई कितनी होगी, 2 पाई आर या पाई फाई। कैसे, एक राउंड शेप का बेस यदि यहाँ पे शेप बन रहा है, हमें एक ऐसे ऊंचाई लेनी है, आप कर सकते ऐसे हमारी ऊंचाई है, हमारी सर्पिल छड़ की ऊंचाई एक राउंड शेप में हो रही है। तो हम जो है इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमारा जो है ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ आप ऐसे देखिए, यहाँ शुरू हुआ हमारा जो है, यहाँ पे इस तरह से लपेटा हुआ जा रहा है। तो हमें एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई के बीच में कितना छड़ लंबाई आएगी, लंबाई निकालना है। तो लंबाई निकालने के लिए पहले हम एक बेस निकाल लें। इसका बेस कितना होगा, यानी बेस राउंड शेप मान लें, एक राउंड शेप का बेस कितना होगा, 2 पाई आर, 2 पाई इंटू आर। ये कहें क्या 2r इक्वल टू क्या होता है, एक व्यास होता है, या हम पाई फाई भी कह सकते हैं, है ना। 2r इक्वल टू क्या, एक व्यास हो गया, फाई हो गया, और पाई हमारा है ही है। तो इस तरह जो है अब हमारा जो है यहाँ पे आधार जो है, अब फाई क्या है, जो जितना राउंड हमारा लपेटा जा रहा है उसका व्यास डीके, क्योंकि एक राउंड में डीके व्यास कवर हो रहा है। तो इस समय जो है हम इसको एक समकोण त्रिभुज जैसा हल कर ले पाइथागोरस प्रमेय में कि इसका आधार की जो लंबाई पाई डीके बन रही है, ऊंचाई पी बन रही है। तो आधार की लंबाई और ऊंचाई यदि है, लंब आधार है, तो उसका कर्ण का जो वैल्यू होगी एलएसपी बोलेंगे। एलएसपी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा पाई डीके का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर का अंडर रूट। इस तरह से जो है एक विकर्णनुमा आकृति जो है, एक विकर्णनुमा आकृति या कर्णनुमा आकृति में जो है हमारी लंबाई निकल जाएगी एलएसपी, जो एक पिच ऊंचाई में है। यानी पिच कितनी होगी, पिच 75 mm से 25 mm के बीच की होगी। पिच के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। तो कोई पिच हमारा 50 की हो सकती है, पिच हमारा 40 हो सकती है। तो 40 mm ऊंचाई में लंबाई कितनी हो जाएगी छड़ की, एलएसपी हो जाएगी। तो हम कहेंगे, क्या बोलेंगे कि चूंकि पी पिच ऊंचाई में लिपटी छड़ की लंबाई एलएसपी है और सर्पिल छड़ का व्यास कितना है, फाई है, तब आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू जो लंबाई हमारी छड़ की है उसका व्यास है। तो छड़ की लंबाई हमारी जो है एलएसपी हो गई, और हमारा छड़ का क्षेत्रफल यदि व्यास फाई हो, क्षेत्रफल कितना होगा, पाई/4 इंटू फाई स्क्वायर। इस तरह से हमारा जो है एक ऊंचाई आ गई, यानी ये ऊंचाई जो है पी पिच में आ गई। पी पिच कितना होगा, पी पिच हमारा पिच जो होगा, पी जो हमारा 40 mm हो सकता है, 50 mm हो सकता है। इस तरह से 50 mm की, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ सपोज कोई 50 का है, तो यहाँ से 50 के पिच में कुल छड़ का आयतन जो हो रहा है कितना हो रहा है, एलएसपी इंटू पाई/4 इंटू फाई स्क्वायर। यहाँ पे एलएसपी लंबाई इंटू को क्या मतलब बना, इसको देख समझ लीजिए आप लोग। जैसे कोई छड़ है, किसी छड़, एक छड़ मान लीजिए, इस छड़ का जो है यदि व्यास यहाँ पे सपोज कर लीजिए, यहाँ पे व्यास फाई है, तो इसकी कितनी एरिया होगी, एरिया इक्वल टू कितना होगा, पाई/4 फाई का स्क्वायर। एरिया हो गया। और एरिया में यदि लंबाई गुणा कर ले हम लोग, लंबाई कितनी हमारी एलएसपी मान लीजिए, यदि एरिया में हम लंबाई से गुणा कर ले तो हम पूरा छड़ का आयतन भी निकाल सकते हैं। वी इक्वल टू कितना होगा, एरिया इंटू लंबाई एलएसपी, है ना। तो किसी राउंड शेप का जो है हम आयतन निकालने के लिए हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है वी इक्वल टू आ गया एलएसपी इंटू पाई/4 इंटू फाई स्क्वायर। अब हमारा
पॉइंट बनेगा। पॉइंट क्या है हमारा, आप जैसे देख सकते हैं हमारी हेडिंग है सर्पिल प्रबलन का आयतन बट इकाई ऊंचाई में। यहाँ पी पिच ऊंचाई में है, पी कितना हो सकता है, पी हमारा 50 40 जो भी हो सकता है, लेकिन हमें इकाई ऊंचाई में निकालना है। तो हम कहेंगे क्या बोलेंगे, चूंकि पी पिच ऊंचाई में लिपटी छड़ का आयतन LSP इंटू पाई बाई 4 इंटू फाई स्क्वायर है, इसलिए इकाई में ऊंचाई में आयतन कितना होगा, LSP इंटू पाई बाई 4 फाई स्क्वायर बटे पी, या LSP इंटू पाई बाई 4 फाई स्क्वायर 1/p अगर कर सकते हैं। इस तरह से हमारा जो है जो पहला पद है निकल गया, पहले पद की यानी सर्पिल प्रबलन का आयतन इज इक्वल टू कितना आ गया, तो हमारा LSP अपॉन पाई बाई 4 इंटू फाई स्क्वायर इंटू 1/p। यानी आप इसको जो है लर्न कर सकते हैं, इस तरह से जो है कोर का व्यास निकाल लीजिए और एक लेंथ में कितना लंबाई आएगी, आधार का वर्ग प्लस लंब का जो है लंब का वर्ग का जो अंडर रूट हमारा कर्ण का वर्ग होगा, ये लंबाई और इंटू जो है उसका डायमीटर कितना है सर्पिल छड़ का फाई है। इस तरह से हमारा LSP पाई बाई 4 लंबाई हो गई। लंबाई में जो है यदि हम लेंथ जो है उस तरफ से उड़ा कर दें, हमारा लेंथ आ जाए जो आयतन आ जाएगा, और आयतन पी पिच का है तो इकाई पिच का आयतन इज इक्वल टू हमारा LSP इंटू पाई बाई 4 फाई स्क्वायर 1/p। अब LSP की वैल्यू यहाँ से आप निकाल के रख देंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पे सर्पिल छड़ का आयतन इकाई ऊंचाई में निकल के हमारा आ जाएगा। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट हमारा आता है कोर कंक्रीट का आयतन। कोर कंक्रीट का आयतन, इसको भी इकाई ऊंचाई में निकालना है। अब कोर कंक्रीट कैसे निकालना है वो देखा जाए। पहले कोर का व्यास निकालेंगे डी के जैसे अब इसे निकाल चुके हैं। डी के निकालने के बाद जो है यहाँ पे कोर कंक्रीट क्षेत्रफल ए के इज इक्वल टू कितना, पाई बाई 4 डी के स्क्वायर माइनस इस्पात क्षेत्रफल। कैसे, अब समझ लीजिए बात को। यहाँ पे जो है आपका ये राउंड शेप हमारा है, राउंड शेप में यहाँ डी के निकल गया हमारा। इस डी के क्षेत्रफल में कितना जो है कंक्रीट बनी हुई है, हमें इसका नेट मान निकालना है। तो इतने जो है एरिया का जो है इतना व्यास, यदि व्यास डी के हो, यदि यहाँ पे जो है यदि कोई जो है यहाँ का व्यास डी के हो और इसमें जो है यहाँ इस्पात कुछ पड़ा हुआ हो, तो हम लोग जो है इनके अंदर जो कंक्रीट पड़ी है इस कंक्रीट क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। इसे बोलेंगे कोर कंक्रीट क्षेत्रफल। डीके का जो है डीके में कितना क्षेत्रफल बनेगा, तो सबसे पहले जो है हमें इतना का जो है क्षेत्रफल निकाल के इसको बोलेंगे ए के में से जितना इस्पात पड़ा हुआ है इस इस्पात की एरिया निकाल दिया जाए। ठीक है, अब ए के कितना निकलेगा, किसी भी जो है डायमीटर यदि किसी राउंड शेप का हो तो क्षेत्रफल कितना होता है, पाई बाई 4 डीके का स्क्वायर। और इसमें से जो है इस्पात की एरिया, यानी एक इस्पात की एरिया यदि जो है यदि पाई बाई 4 फाई हो, इसका व्यास यदि फाई हो, और उड़े जो है नंबर, कितना नंबर है 1 2 3 4 5 कर लेंगे। इस तरह से हम पूरे क्षेत्रफल में से इस्पात क्षेत्रफल निकाल दें तो कोर कंक्रीट क्षेत्रफल निकल के हमारा आ जाएगा। वही पॉइंट हमारा यहाँ पे है। तो कोर कंक्रीट क्षेत्रफल कितना निकल गया, ए के इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी के का स्क्वायर माइनस इस्पात का क्षेत्रफल। और ये तो हमारा जो है क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन हमें निकालना इकाई ऊंचाई में, यानी इकाई ऊंचाई में। तो इकाई ऊंचाई निकालने के लिए यानी जब किसी राउंड शेप का क्षेत्रफल हो गया और इस जो क्षेत्रफल हमारा इतना हो गया और इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट 1 है, तो हम जानते ही हैं वैल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया हमारा जो है एक है, हाइट कितनी हमारी 1 है। इस तरह से हम गुणा कर लेंगे यहाँ पे। तो कोर कंक्रीट का आयतन इज इक्वल टू ए के इंटू 1, राउंड शेप का इंटू ऊंचाई। इस तरह से हमारा जो है कोर कंक्रीट का आयतन भी निकल के हमारा आ गया इकाई ऊंचाई में, कोर कंक्रीट का आयतन। ठीक है, तो सर्पिल छड़ का प्रॉब्लम का आयतन, कोर कंक्रीट का आयतन ग्रेटर देन या इज इक्वल टू होना चाहिए एजी। एजी क्या है, एजी हमारा जो है सकल व्यास है, परिच्छेद स्तंभ परिच्छेद का सकल व्यास। सकल व्यास क्या होता है, यहाँ आप जैसे देख सकते हैं कि हमारा जो है एक पूरा जो व्यास, पूरा जो क्षेत्रफल, जो पूरा कंक्रीट का स्तंभ है वो हमारा डी व्यास का है। ठीक है, डी व्यास का है। डी के तो निकाला गया हमारा, डी व्यास का है। तो पूरे डी व्यास को लेकर यदि हम एरिया निकाल दें तो उसी को बोलेंगे सकल व्यास का क्षेत्रफल एजी। तो एजी इज इक्वल टू स्तंभ का परिच्छेद का सकल क्षेत्रफल पाई बाई 4 डी का स्क्वायर। अब आगे कोर कंक्रीट का क्षेत्रफल,
तो कोर कंक्रीट क्षेत्रफल ए के निकाला ही हमने, ऊपर है, यहाँ ए के निकाला गया, ए के इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी के स्क्वायर माइनस इस पाथ का क्षेत्रफल, यानी हमें नेट कंक्रीट क्षेत्रफल निकालना है, कोर कंक्रीट का क्षेत्रफल। इस तरह से पाई बाई 4 डी के स्क्वायर में से इस पाथ क्षेत्रफल निकाल दीजिए। आगे एफसी पता ही आप लोगों को है, कंक्रीट का अभिलाषिक सामर्थ्य, एफसी एग्जाम्पल के लिए हम 20 के लिए कितना होगा, एफसी होगा 20 होगा। एफ वाई पता ही है, इस्पात का पराभव सामर्थ्य या अभिलाषिक सामर्थ्य, यदि एफ 415 है तो उसके लिए एफ आई कितना होगा, 415 होगा। तो इस तरह से जो है हम लोग इन सभी पदों को हम इस समीकरण में रखेंगे, इस समीकरण में रख के समीकरण संतुष्ट करेंगे। यदि समीकरण संतुष्ट होता है तब जो है हम सर्पिल छड़ के रूप में यदि पार्श्व प्रवण का प्रयोग किया गया हो और यह समीकरण संतुष्ट होता है तब उस समय जो है हम स्तंभ की सामर्थ्य को समान जो सामर्थ्य ज्ञात होगा उसका हम 5% बढ़ा के रख लेंगे। अब ये समान सामर्थ्य कैसे निकालना है, इससे पूरी की प्रक्रिया अगली वीडियो में मिलेगी कि हम जो है यदि स्वतंत्र छल्ले प्रयोग करें तो सामर्थ्य कैसे निकलेगी और स्पाइरल बार प्रयोग करें तो सामान्य सामर्थ्य में से 5% कैसे हम इसको इंक्रीज करके या बढ़ा के लेंगे। तो इस तरह से पहले यही समझें कि कैसे हमें स्पाइरल दशा में इस समीकरण को कैसे संतुष्ट करना है और इस समीकरण के लिए जो सब चीजें हैं ये कैसे लागू करनी है। ठीक है, धन्यवाद।